नमस्कार साथियों। आहार और पोषण जो टॉपिक है उसका एक पार्ट कल किया था। आज दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ लिए थे। आज वसा के बारे में पढ़ते हैं। वसा जिसको हम फैट भी कहते हैं। तो कल हमने बताया था कि वसा जो है सर्वाधिक प्रति इकाई ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। वसा में जो है ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रति इकाई ऊर्जा की अगर बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा वसा के अंदर होती है। एक ग्राम वसा से कितनी 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो कल हमने देखा था कि प्रति इकाई ऊर्जा के दृष्टिकोण से वसा सर्वाधिक, उसके बाद प्रोटीन का नंबर लगता है और उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट का नंबर लगता है। लेकिन ध्यान रखना, सर्वाधिक ऊर्जा का जो कॉमन स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा का तुरंत स्रोत कह दो या हमें हमारे भोजन का सर्वाधिक भाग कह दो, क्योंकि हमारे भोजन में सर्वाधिक अनाज वगैरह होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो भोजन की जो हमारी ऊर्जा की जो पूर्ति का सर्वाधिक जो स्रोत है वो तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्रति इकाई ऊर्जा के हिसाब से पूछा जाए तो वसा है। तो वसा भी एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक है और सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, क्योंकि इसमें जिसमें भी ऑक्सीजन कम होगी वो क्या होगा, ऊर्जा कम देगा। जल में अविलेय हैं वसाएं। आप सब जानते हैं कि जो तेल है, घी है, वो जल में अविलेय होते हैं। तो ये पदार्थ जल में अविलेय होती हैं। दो रूप में शरीर में वसा रहती है, या तो द्रव रूप में रहती है या ठोस रूप में। हमारे बॉडी के अंदर जो चर्बी होती है, फैट होती है, वो ठोस रूप में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है। इसी प्रकार द्रव रूप में जो है तेलीय वसा पाई जाती हैं। वसा को ऊर्जा का केंद्र कहते हैं। कभी कोई छोटा प्रश्न किसी छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का केंद्र कहलाता है। तो ऊर्जा का केंद्र कौन है, याद रखना, ऊर्जा का केंद्र वसा को कहा है। और तुरंत ऊर्जा का स्रोत पूछे तो कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा का स्रोत वो आपका है कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है और वसा का जो केंद्र है वो वसा को ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। हाँ, तो 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत कौन से हैं देखते हैं। तो दो प्रकार के स्रोत है, जंतु स्रोत और पादप स्रोत। जंतु स्रोत में से आपके दूध है, अंडे है, मक्खन है, मांस है, घी है, ये वसा के बड़े स्रोत के रूप में सामने आते हैं। इसी प्रकार पादप स्रोतों की अगर बात करें तो पादप तेल जितने भी है वो वसा के स्रोत है। सरसों हो, मूंगफली हो, तिल हो, नारियल हो, इसी प्रकार काजू हो, अखरोट हो, ये सारे वसा के स्रोत है। ये सिंपल सी बात है, हम सब लोग जानते हैं कि वसा के वनस्पति स्रोत कौन से हैं और जंतु स्रोत कौन से हैं। अब आगे बात करते हैं कि कार्य, वसा का कार्य क्या है। ऊर्जा तो देती ही देती है, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो है वो है जो आपातकालीन स्थिति है, जैसे भोजन नहीं किया है, उन स्थितियों में जो है हमारे शरीर में जो वसा संचित होती है उस दौरान वो ऊर्जा देती हैं। तो मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, लेकिन जो शरीर में वसा स्टोर हुई भी होती हैं वो आपातकाल में जब हम फास्टिंग करते हैं
या भोजन लंबे समय तक नहीं करते हैं तो हमारी जो शरीर की संचित वसा है वो वापस जो है बॉडी उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्य अधिक ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, त्वचा के नीचे संचित हो जाती हैं। इसके अलावा वसा जो है, एक्स्ट्रा जो वसा होती है वो त्वचा के नीचे संचित हो जाती है, और वसा जब जमा होती है तो शरीर या तो बेडोल बनता है या सुडोल बनता है। अगर कोई दुबला पतला है उसके शरीर में थोड़ी बहुत वसा संचित होती है तो शरीर इससे सुडोल भी बनता है, और पहले से ही हेल्दी है और फिर एक्स्ट्रा वसा जमा होगी तो बेडोल भी बनाती है। तो इस शरीर को सुडोल भी बनाती है और शरीर को बेडोल भी बनाती है। इसके अलावा ताप, इस वसा का आवरण होता है उष्मारोधी होता है, तो सर्दी से भी वसा बचाव करती है, सर्दी से भी बचाव होता है। बाह्य आघातों से भी हमारे शरीर की रक्षा करती है। और कहने का मतलब एक इमरजेंसी फंड है, हमारी बॉडी का इमरजेंसी फंड है जो संचित रहता है, और जब हमें जरूरत होती है तो वापस जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ज़्यादा वसा जो होती है वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। आजकल जो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा जो है खाते हैं तो उससे जो है शरीर खराब हो जाता है, मोटापे की समस्या हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, जिससे कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं। जंक फूड या फास्ट फूड यानी जो अधिक वसा वाले जो तेलीय पदार्थ हैं, जो तले हुए पदार्थ हैं मार्केट में मिलते हैं, उनको जंक फूड या फास्ट फूड कहते हैं। तो आजकल जो है जंक फूड और फास्ट फूड से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वसा अधिक मोटापे का कारण बनती है। लेकिन जो असंतृप्त वसाएं हैं, दो प्रकार की वसाएं होती है, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त जो वसाएं होती है वो शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। थोड़ा सा और वसा के बारे में डिटेल में जानते हैं। जब हमने प्रोटीन की बात की थी तब हमने कहा था कि जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्लों के घटक होते हैं, अमीनो अम्लों से बनते हैं प्रोटीन, और वसा बनते हैं वसीय अम्लों से और ग्लिसरॉल से बनते हैं। तो वसा की अगर बात करें तो ये वसीय अम्लों, वसा किससे बनती है? वसा के अंदर वसीय अम्ल होता है प्लस ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बनती हैं। वसा की अगर वसीय अम्ल की बात करें तो वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं। वसीय अम्लों के आधार पर जो आरएस में एक प्रश्न भी पूछा गया था, वसीय अम्लों का प्रश्न पूछा गया था। एक वसीय अम्ल होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल और एक होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल। तो पहले बात करते हैं संतृप्त वसीय अम्लों की। संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं वो हमारे मेनली जो है जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं, यानी घी है, दूध है, मांस है, इनसे जो वसीय अम्ल होते हैं, इनके अंदर जो फैट होता है वो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। तो कई बार चिकित्सक मना करते हैं कि ज़्यादा मोटापे वाला जो बंदा होता है उसको घी का मना करते हैं कि भी संतृप्त वसीय अम्ल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। दूसरे जो वसीय अम्ल होते हैं वो होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल इतने हानिकारक नहीं होते हैं, इनका पाचन आसानी से हो जाता है, और असंतृप्त वसीय अम्ल है वो मिलते हैं पादप स्रोतों से। कहां से? पादप स्रोतों से। असंतृप्त वसीय अम्ल जो है वो पादप स्रोतों से मिलते हैं। पादपों से मिलने वाला तेल है, सोयाबीन है, सरसों है, मूंगफली, काजू, नारियल, ये जो स्रोत है ये पादप स्रोतों से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, एक आरएस प्री के अंदर प्रश्न आया हुआ है वसीय अम्लों की। अगर हमने बात की तो एक वसीय अम्लों की एक विशेष श्रेणी होती है
जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो आरएस प्री के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने सुना होगा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ओमेगा 3 वसीय अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ओमेगा 3 वसीय अम्ल, कभी स्रोत पूछ लेते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसीय अम्ल का स्रोत है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल का भी इसकी भी 3 प्रकार होते हैं, उसमें प्रकार पूछ लिया था, अल्फा लिनोनिक अम्ल का पूछा था। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ओमेगा 3 वसीय अम्ल होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में ALA, DHA और EPA। तो ALA होता है अल्फा लिनोनिक वसीय अम्ल, अल्फा लिनोलिक वसीय अम्ल, और DHA होता है डोकोसा हेक्सानोइक अम्ल, और EPA होता है इकोसा पेंटोइक अम्ल। तो देखते हैं, अल्फा लिनोनिक अम्ल, इसका प्रश्न पूछा गया था। DHA होता है डोकोसा हेक्सानोइक, H का मतलब है हेक्सानोइक अम्ल। इसी प्रकार EPA का अर्थ है इकोसा पेंटोइक, P का मतलब है पेंटोइक, पेंटो का मतलब है 5 से है, हेक्सा का मतलब 6 से है, पेंटोइक अम्ल। तो ये 3 प्रकार के ओमेगा 3 वसीय अम्ल होते हैं। 3 प्रकार के ओमेगा 3 वसीय अम्ल है, पहला है ALA, दूसरा है DHA, तीसरा है EPA। तो ALA का मतलब है अल्फा लिनोनिक अम्ल, DHA का है डोकोसा हेक्सानोइक अम्ल, और EPA का मतलब है इकोसा पेंटोइक अम्ल। ये 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो ये कई बार इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अलसी के बारे में पूछा गया था कि अलसी के अंदर ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, अल्फा लिनोनिक अम्ल है, इसका स्रोत कौन सा है। तो उसका उत्तर था अलसी। कुछ साधारण स्रोत और दे रखे थे, तो उसका ऑप्शन सही था अलसी। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो अभी हमने चर्चा की, ये क्यों उपयोगी है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, कभी उपयोग का पूछ लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हम यूज करते हैं, कई प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा, हमारी स्किन के लिए, त्वचा की सुरक्षा के लिए, त्वचा के हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विटामिन ई भी होता है। इसके अलावा हृदय रोगों में अगर किसी के फैटी लीवर की या दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो उनके लिए इस प्रकार के जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो काफ़ी उपयोगी है। और ऐसा माना जाता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो कैंसर से भी बचाव करते हैं, यकृत के विकार में भी लाभदायक हैं। तो इसके कुछ यूज है त्वचा के लिए, हृदय रोगों के लिए, कैंसर से बचाव के लिए। ओमेगा 3 वसीय अम्लों के उपयोग। तो सबसे पहला है त्वचा की सुरक्षा के लिए, स्किन बहुत हेल्दी रहती है इससे। हृदय विकारों में उपयोगी है,
और कैंसर रोग से बचाव, कैंसर रोग से बचाव। इसी प्रकार गर्भावस्था में माँ और शिशु दोनों के लिए उपयोगी है। गर्भावस्था के अंदर माँ व शिशु दोनों के लिए उपयोगी। तो ये कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड के यूज हो गए। यकृत के विकार में भी काफ़ी यूजफुल रहता है। लीवर का कोई दिक्कत है किसी को तो उसके लिए भी, यकृत विकार में भी ये लाभदायक होते हैं। कुल मिला के ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बहुत उपयोगी होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, इसलिए काफ़ी ये चर्चा में भी रहते हैं। अब देखते हैं वसा के कार्य। तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं वसा के जो कार्य हैं, एक बार और। सबसे पहला तो यही है कि हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत है और शरीर को सुडौल और बेडौल बना सकता है, दोनों ही चीजें हैं। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन, हमें भोजन के अंदर विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कम मात्रा में होते हुए भी विटामिन और खनिज लवण है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कम है लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। जो फल है, सब्जियां हैं, ये मोस्टली जो है विटामिन के स्रोत होते हैं। दूध है, फल है, सब्जियां हैं, इनसे बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। तो एक एक करके सारे विटामिन देखते हैं। विटामिन ऐसे अकार्बनिक, अभी तक हमने जो पढ़े थे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये जो पदार्थ पढ़े थे ये कार्बनिक पदार्थ थे, ये कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, जबकि जो विटामिन आते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो पहली बात ये क्या है, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक है। यानी थोड़ी सी मात्रा भी है लेकिन जरूरी है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। विटामिन, इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने और फंक नाम के वैज्ञानिक ने नाम दिया था। खोज किसने की थी? हॉपकिंस में, किसी छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और नाम दिया था फंक ने। फंक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन नाम दिया था। और आशावादी आदमी होंगे, होप वाले होंगे, तो इसलिए हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। सामान्य रूप से विटामिन क्या काम आते हैं? शरीर को स्वस्थ और रोग प्रतिरोधी। कल बताया था कि रक्षा मंत्रालय, पिछले वीडियो में बात हुई थी विटामिन के बारे में, संक्षिप्त चर्चा हुई थी जब हम सामूहिक रूप से सब खाद्य पदार्थों को देख रहे थे, भोजन के घटकों को। तो ये रोग प्रतिरोधी बनाए जाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नियमित वृद्धि एवं विकास, शरीर अगर विटामिन हमें नहीं मिलते हैं, बराबर मात्रा में विटामिन नहीं मिलते हैं, तो शरीर का वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाता है, शरीर रोगों से ग्रस्त भी हो सकता है। विटामिन नहीं मिलते हैं तो भूख भी नहीं लगती है, तो भूख को सामान्य बनाए रखने के लिए भी विटामिन का सेवन आवश्यक है। इसी प्रकार जो हम भोजन करते हैं उसके डाइजेशन के लिए, उसके पाचन के लिए भी विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हैं वो विटामिन के अंदर जो खनिज वगैरह पाए जाते हैं उनसे ही वो सक्रिय होते हैं। तो कुल मिला के जो विटामिन की जो मात्रा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनका होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी जो है खाद्य पदार्थ है। अब एसआई के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा विलेय है या जल में विलेय है, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, विलेयता के आधार पर विटामिन को बांटा गया है। विलेयता के आधार पर
सिंपल सी बात है, इसको याद रखना, किसी भी परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। विलेयता यानी विलय होने की प्रकृति के आधार पर विटामिनों को दो प्रकार से बांटा है। एक होता है जल विलय, जो विटामिन जल में घुल जाते हैं उनको कहते हैं जल विलय। दूसरे होते हैं वसा विलय, जो जल में नहीं घुलते हैं, वो किस में घुलते हैं? वसा में। तो जल विलय और वसा विलय दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। जल विलय में कौन से हैं बस याद रखना, बस बी व सी, बस सिंपल सी बात है। जल विलय बस यानी बी व सी। यहां बी का मतलब क्या हो गया? बी का जो पूरा ग्रुप है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, B12 हो या B9 हो, कितने भी हो, B1 हो, 2 हो, है ना। तो बी का पूरा ग्रुप और सी, ये दो विटामिन है वो जल में विलय हैं। तो बाकी वाले किस में विलय हैं? वसा में। तो बाकी वाले कौन से रह गए? बी इधर आ गया तो ए रह गया, बी और सी आ गया तो डी रह गया, ई रह गया, ए डी ई के, ए डी और ई के, ये जो विटामिन है ये वसा में विलय होते हैं। तो एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। जल विलय कितने हैं? दो है बस, बी व सी। ये दोनों विटामिन है वो जल के अंदर विलय हैं। अब एक एक करके प्रत्येक विटामिन का जो है उसकी चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं, उनका क्या रासायनिक नाम है। कभी छोटे छोटे एग्जाम के अंदर जो है रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, उसके स्रोत पूछे जाते हैं और कमी से होने वाला रोग पूछा जाता है। तो इसको अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए, तो ए का जो है रासायनिक नाम है रेटिनोल। विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा कि हमारी आंख के अंदर एक पार्ट होता है रेटिना, वहीं से जुड़ा है रेटिनोल। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग भी आंख से संबंधित है, तो ये याद रह जाएगा। ए का जो है रासायनिक नाम है रेटिनोल। कहाँ से मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और गाजर और दूध का विशेष करके याद रखना, बहुत सारे विटामिन होते हैं दूध के अंदर। विटामिन सी को छोड़कर बहुत सारे विटामिन जो है दूध के अंदर होते हैं। तो ए की स्रोत कौन सी है? हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक है, मेथी है, इस प्रकार की जो सब्जियां हैं इसमें विटामिन ए पाया जाता है। गाजर, दूध, मछली का तेल और पपीता, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग रतौंधी, आंख से संबंधित है। रतौंधी क्या होता है? रात के समय जिसको रतौंधी हो जाता है उसको अंधेरे में, रात्रि के समय जो है यानी कम रोशनी में उसको दिखाई नहीं देता है, रात्रि में दिखाई नहीं देता। इस रोग का लक्षण ये है, रतौंधी रोग। आगे बढ़ते हैं। B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। B1 थायमिन याद रह जाएगा, B1 थायमिन। ये जो है रेटिनोल है, क्योंकि आंख से संबंधित है, सब जानते हैं, तो आंख में रेटिना होता है, उससे याद हो जाएगा रेटिनोल। B1 है थायमिन। थायमिन जो है कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, दाल से मिलता है, अंडों से मिलता है, सोयाबीन और फलों से मिलता है। और कमी से होने वाला रोग भी बिल्कुल सरल है। B1 की कमी से बेरी, B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? बेरी रोग होने का मतलब है भूख में कमी, पेशियाँ, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सी इनएक्टिव दिखती है, निष्क्रियता, भूख में कमी, पेशीय निष्क्रियता, सिर दर्द, पक्षाघात, कभी कभी जो है क्रिटिकल लेवल पे पक्षाघात भी हो सकता है, लकवे तक का असर हो सकता है, लेकिन इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अगर है तो हो सकता है। तंत्रिका तंत्र कमजोर, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी मांसपेशियों को संचालित करने वाला जो सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है। बात करते हैं B2 की। B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये भी फल और दूध से मिलता है, फलों और दूध से। B1 और B2 के स्रोत जो है करीब करीब सेम ही है, और इससे होने वाला जो रोग है उसको कहते हैं किलोसिस।
किलोसिस रोग जो है B2 की कमी से हो जाता है। किलोसिस में क्या होता है, ये त्वचा और होठों से संबंधित विकार है। इससे क्या होता है, होठ फट जाते हैं, त्वचा जो है शुष्क हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है B2 की कमी से। तो इसके लक्षण हैं होठ फटना और त्वचा शुष्क होना। B3 या B5 जिसको कहते हैं, B3 या B5, इसका नाम है नियासिन। B3 भी कहते हैं, 5 भी कहते हैं। इसका नाम है नियासिन, इसका रासायनिक नाम याद रखना, नियासिन। और यहाँ पे जो स्रोत आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है। अंकुरित गेहूं, अंकुरित जो अनाज होते हैं, इसके अलावा बादाम, ठीक है, टमाटर, ये जो इसके स्रोत है। कमी से होने वाला रोग पेलेग्रा रोग का नाम है, याद रखना, पेलेग्रा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। B3 B5 की कमी से होने वाला रोग जो है पेलेग्रा। नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पेलेग्रा। पेलेग्रा में भी वही है, इसके जैसे ही लक्षण है। त्वचा B2 की कमी से भी त्वचा शुष्क हो रही थी, B3 और B5 से भी कमी से भी क्या है, त्वचा शुष्क हो रही। इसके अलावा दस्त, यादाश्त कमजोर होना। तो अब देखो, त्वचा शुष्क होना उसको कहते हैं इंग्लिश में ड्राइनेस, ठीक है, डर्मेटोटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। और दस्त को कहते हैं डायरिया, और यादाश्त को कम होने को कहते हैं डिमेंशिया। तो ये 3D रोग भी कहते हैं, कई बार याद रखना 3D, 3D आ गए, डर्मेटोटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, 3 हो गए, इसलिए इसको कभी कभी 3D रोग भी कहते हैं। यानी त्वचा शुष्क होना, दस्त लगना और यादाश्त कमजोर होना। कौन सा विटामिन, नियासिन, B3 या B5, इसकी कमी से ये रोग होता है, जिसको पेलेग्रा कहते हैं। और ये इसके लक्षण हैं, और इसको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है 3D रोग या ऐसा। B7 बायोटीन, याद रखना, B7 बायोटीन। B7 जो है, अभी ग्रुप बी में चल रहे हम, विटामिन बी की श्रेणी ही चल रही है। इसको सामूहिक रूप से हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेडिकल पे कई बार टैबलेट लाते हैं, कैप्सूल आते हैं इसके बी कॉम्प्लेक्स के, उसमें सारे विटामिन साथ में होते हैं। तो B7 बायोटीन ये आंत्र में बनता है, इसका कोई बाह्य स्रोत नहीं है, हमारे आंत में ही बनता है। कमी से क्या होता है, रोग क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ना। B7 की कमी से क्या है, बायोटीन की कमी से क्या होता है, याद रह जाएगा, बायोटीन की कमी से बाल झड़ना, बायोटीन की कमी से बाल झड़ना। क्यों आवश्यक है, ये वसा अम्लों के संश्लेषण, शरीर के अंदर जो वसीय अम्ल बनते हैं उनके लिए आवश्यक कोएंजाइम का घटक है। एक एंजाइम का जो प्राइमरी लेवल का पार्ट होता है उसको कोएंजाइम कहते हैं। तो वसा अम्लों के संश्लेषण हेतु आवश्यक कोएंजाइम का ये घटक है, आवश्यक भाग है। और मांसपेशियों में दर्द होता है इसकी कमी से, और भूख कम लगती है। अब बढ़ते हैं B9। B9 को कहते हैं फोलिक एसिड, ये बहुत कॉमन विटामिन है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की टैबलेट्स विद्यालयों में, आंगनवाड़ी केंद्र में बांटी भी जाती है फोलिक एसिड की, क्योंकि इसकी कमी से एनीमिया भी हो जाता है। तो ये मिलता है हरी सब्जियों से, दूध से, मांस से बनता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, एनीमिया। याद रखना, MIA, मिया शब्द कहीं भी आए उसका अर्थ होता है रक्त, रक्त से संबंधित है। तो एनीमिया, एब्सेंट ऑफ मिया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रक्त की कमी। एनीमिया में क्या हो रहा है, रक्त की कमी है। तो B9 है, फोलिक एसिड है, इसकी टैबलेट्स भी बांटी जाती है। नेक्स्ट है B12, साइनोकोबालेमिन। इसका नाम है साइनोकोबालेमिन, याद रखना, साइनोकोबालेमिन। यहाँ कोबाल्ट भी होता है, साइनोकोबालेमिन नाम आया है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। तो नाम है B12 का नाम है साइनोकोबालेमिन, और उसमें पाया जाता है कोबाल्ट।
जिस प्रकार हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसी प्रकार विटामिन B12 के अंदर जो है, जिसका नाम है साइनोकोबालेमिन, उसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ये प्राप्त होता है कलेजी से, आंत से बनता है, और आंत में भी बॉडी में बनता है, और बाह्य स्रोत के रूप में है, इसका स्रोत है, अच्छा स्रोत है कलेजी। अच्छा, B9 और B12 दोनों ही विटामिन की कमी से रोग होता है एनीमिया, लेकिन B12 से जो एनीमिया होता है वो कई बार विकराल रूप धारण कर लेता है, जानलेवा एनीमिया भी हो सकता है। लंबे समय तक अगर लापरवाही रहे तो जो है जानलेवा एनीमिया हो सकता है। इसमें विशेषता लिखी गई है, कोबाल्ट धातु उपस्थित है, ये आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता। देखो यहाँ इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों आई, जानलेवा एनीमिया क्या हुआ कि हमारी जो है आरबीसी है वो नई बनती रहती है। आप सब जानते हैं कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 120 दिन। हर 120 दिन बाद आरबीसी जो है जो नई बनती रहती है। तो नई बनाने के लिए इसमें जो है आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है। इसका मुख्य भूमिका जो है आरबीसी को परिपक्व होने के लिए जो एक प्रोटीन चाहिए होता है वो ये बनाता है। तो यहाँ इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ये नहीं होता है तो आरबीसी बनती नहीं है, और आरबीसी नहीं बनेगी तो सीधी सी बात है एनीमिया होना ही है। और वो एनीमिया कैसा होगा, जानलेवा एनीमिया होता है। विटामिन सी, बी का ग्रुप पूरा हो गया। विटामिन सी, सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, सी एस्कॉर्बिक एसिड याद रह जाएगा। नींबू, संतरा, जो भी खट्टे फल है, आंवला है, खट्टे फल जितने भी है उनसे जो है विटामिन सी की प्राप्ति होती है। और सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। सी की कमी से स्कर्वी याद रखना, सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी याद रह जाएगा। सी एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी, कमी से होने वाला रोग। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों में मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, उसमें फिर रक्त आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में रक्त आना, और त्वचा पर चकत्ते। कई बार जो है ज़्यादा विटामिन सी की कमी से हमारी स्किन पे जो है स्पॉट हो जाते हैं, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। विटामिन डी, डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल। कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल जिसको कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं, दूध, अंडे। इसके अलावा विटामिन डी जो है प्राकृतिक रूप से बनता है, हमारी बॉडी के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है। जब हम धूप में होते हैं, हमारे शरीर पर, हमारी स्किन पर जो है यूवी रेज पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जब पड़ती है तो नेचुरल रूप से भी बनता है। तो कई बार हम लोग ऐसे बोलते भी हैं कि धूप में खड़े हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, तो नेचुरली भी बनता है और कॉड लिवर ऑयल और दूध से भी मिलता है। इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, बच्चों के अंदर जो है इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। हड्डियाँ कमजोर रहती है बच्चों की, इससे रिकेट्स हो जाता है। और बड़े जो होते हैं, बुढ़ापे में जो विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो जो रोग होता है उसमें क्या है, हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती, हमारी अस्थियाँ हैं भंगुर होने लग जाती है। उसको कहते हैं ओस्टोमलेशिया। ओस्टो शब्द अस्थि से संबंधित है, तो इसको कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। प्रोडो में जो रोग होता है याद रखना, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया। छोटे बच्चों में तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और प्रोडो में जो रोग होता है उसका नाम है ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां इस प्रकार से टेढ़ी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं रिकेट्स रोग में। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई जो है जिसको हम टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन ई, टोकोफेरोल। आटे का चोकर, जो अनाज होता है उसका जो ऊपरी हार्ड पार्ट होता है उसको चोकर कहा जाता है। दलिया वगैरह में ये चोकर ज़्यादा मिलता है।
तो आटे का चोकर है, ये विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा मक्खन है, सोयाबीन है, दूध है, इनमें विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से बंध्यता यानी बांझपन आ जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा कमी से बंध्यता या बांझपन आ जाता है। इसके अलावा विटामिन ई की महत्ता क्या है, ये त्वचा के लिए लाभदायक है। आपने देखा होगा कॉस्मेटिक आइटम जो होते हैं, क्रीम है, लोशन है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है विटामिन ई युक्त। तो विटामिन ई जो है त्वचा के लिए भी लाभदायक है, इसलिए सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग होता है और इसको कई बार सौंदर्य प्रसाधन का विटामिन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के जो है किलो क्विनोन, या तो इसको किलो क्विनोन कहते हैं या इसको नेफ्तो क्विनोन भी कहते हैं, दो नाम है इसके, किलो क्विनोन और नेफ्तो क्विनोन। याद रखना, के से किलो क्विनोन याद रह जाएगा, के से किलो क्विनोन, ठीक है। हरी सब्जियों में मिलता है और जीरा, सोयाबीन, टमाटर, इनमें ये मिलता है। इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से विटामिन के अगर नहीं है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का जो थक्का जमाने का जो प्रोसेस है, जैसे शरीर में चोट लगती है तो उस प्रोसेस में विटामिन के की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार प्लेटलेट्स की भूमिका है, रक्त का स्कंदन हो जाता है और फिर जो है प्लेटलेट्स आगे आ जाती है और थक्का जो है रक्त का जो बहाव रुक जाता है, लेकिन ये प्रोसेस होने से पहले विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका है, तभी ये प्रोसेस होता है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, जिसमें विटामिन के की कमी है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये क्यों आवश्यक है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन, देखो रक्त का थक्का जमाने के लिए एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक घटक है और प्रोथ्रोम्बिन के जो है निर्माण के लिए क्या चाहिए, विटामिन के चाहिए। तो ये रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है, ठीक है। तो ये जो विटामिन के बारे में हमने एक बार पढ़ लिया, एक थोड़ा सा 5 मिनट का क्विक रिवीजन भी कर देते हैं। सर्वाधिक आवश्यक विटामिन, सबसे पहले नष्ट, ये विटामिन सी के बारे में कहा गया है। विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक विटामिन है, सबसे पहले नष्ट भी होता है और घाव भरने में भी जो सहायक। सी जो है नष्ट भी, जब हम भोजन पकाते हैं तो उस प्रक्रिया में विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर विटामिन डी की मैंने आपको बताया था कि नेचुरली अपनी बॉडी के अंदर भी बनता है। कैसे बनता है? हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके ऊपर जब यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें जो पड़ती है, उससे जो है विटामिन डी बनता है, हमारी स्किन के अंदर बनता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूध में एक विटामिन सी नहीं है, बाकी लगभग सारे जो स्रोत हैं, इसलिए दूध को एक अच्छा आहार माना जाता है क्योंकि दूध में सारे विटामिन होते हैं। विटामिन सी दूध में नहीं होता है। दूध में क्या नहीं होता है? विटामिन सी और आयरन नहीं होता है। और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो एक बार थोड़ा सा विटामिन की लंबी सूची है, एक क्विक रिवीजन कर देते हैं। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल से है क्योंकि हम सब जानते हैं विटामिन ए जो है आँख से संबंधित है और आँख के अंदर क्या होता है? रेटिना, इसलिए विटामिन ए का नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। कहाँ से मिलता है? हरी सब्जियों से मिलता है, दूध से मिलता है, मछली के तेल से मिलता है। कमी से होने वाला रोग रतौंधी, ठीक है। और रतौंधी का क्या लक्षण है? रात्रि में दिखाई नहीं देना। विटामिन बी वन को कहते हैं थायमिन, दूध, दाल, अंडा और इनसे मिलता है। बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी, ठीक है। बेरी के लक्षण क्या है? भूख कम लगना, पेशी निष्क्रियता, सिर दर्द, पक्षाघात या तंत्रिका तंत्र का कमजोर होना। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की। बी2 जो है राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। फल और दूध से मिलता है। किलोसिस, इसकी जो विकार होता है कमी से, इसका नाम है किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है? हमारी स्किन और ओठ प्रभावित होते हैं, ओठ फट जाते हैं और त्वचा शुष्क हो जाती है। विटामिन बी3 या बी5 जिसको नियासिन बोलते हैं, ये अंकुरित गेहूं से मिलता है और बादाम और टमाटर से हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी से जो विकार होता है, रोग होता है, उसका नाम है पेलेग्रा। तो पेलेग्रा में क्या होता है? त्वचा शुष्क हो जाती है, दस्त लगती है और जो है यादाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें डी से संबंधित है। डायरिया, डर्मेटाइटिस और
डिमेंशिया, इसलिए इसको 3D रोग भी कहते हैं, याद रखना, इसको 3D रोग भी कहते हैं पेलेग्रा को। विटामिन बी सेवन है बायोटीन, ये हमारी आंत में बनता है, और बी7 से बायोटीन और बाल जड़ना, याद रह जाएगा, बी7 से बायोटीन और कमी से क्या होता है, बाल जड़ते हैं। और बाल क्यों जड़ते हैं, क्योंकि वसा अम्लों के कोएंजाइम के घटक के रूप में यह आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं, बी9 बहुत कॉमन है, फोलिक एसिड जो है, इसका नाम है फोलिक एसिड, हरी सब्जियां दूध मांस से मिलता है, इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, और एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी होना। अब बात करते हैं बी12 का नाम है साइनोकोबालेमिन, ठीक है, बी12 का नाम है साइनोकोबालेमिन, कलेजी और आंत में बनता है, कलेजी में मिलता है और आंत में भी बनता है नेचुरली। इससे होता है जानलेवा एनीमिया, बी12 की कमी से जानलेवा एनीमिया हो जाता है, क्योंकि बी12 जो होता है इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और कोबाल्ट जो है ये आरबीसी की परिपक्वता के लिए बहुत आवश्यक है, और अगर ये नहीं मिलेगा तो आरबीसी परिपक्व नहीं होगी और रक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं जानलेवा एनीमिया। फिर आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फलों से मिलता है, सी की कमी से होने वाला रोग है उसका नाम है स्कर्वी, और मसूड़ों में रक्त आना और त्वचा पर लाल चकत्ते होना इसके लक्षण हैं। विटामिन डी, इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल, मछली का तेल, दूध, अंडे, और नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर, त्वचा के अंदर यूवी रेज की उपस्थिति में हमारी बॉडी के अंदर ये बनता भी है, और इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स, और प्रोडो में जो ये रोग होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, यानी इसमें क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, और ये चोकर, आटे का जो चोकर होता है, दलिया वगैरह जो है, हार्ड पार्ट जो होता है अनाज का, उसको चोकर कहते हैं, उससे मिलता है, मक्खन, सोयाबीन, दूध से भी मिलता है। इसकी कमी से बंध्यता या बांझपन रोग हो जाता है। और विटामिन ए हमारी हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। विटामिन के, किलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन कहते हैं, हरी सब्जियां, जीरा, सोयाबीन से मिलता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने में प्रोथ्रोम्बिन नामक एक घटक होता है, उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, और प्रोथ्रोम्बिन के लिए विटामिन के चाहिए होता है। तो ये इस क्लास में हमने आज वसा और विटामिन पढ़ लिए। खनिज लवण हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।